भारत माता की जय। बीआरओ जिंदाबाद, बीआरओ जिंदाबाद, बीआरओ जिंदाबाद, जय झारखंड। जय झारखंड। मैं सोनिका इंस्पायरिंग विमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। इन दो लाइनों में जीवन का सार छिपा है। यदि आपको जीवन में कुछ भी पाना है तो आपको अपने डर को जीतना होगा। आज हमारे साथ हैं वर्ल्ड चैंपियन कंचन उग्रसेंडी जी, जिन्होंने इसको सच कर दिखाया है। उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा पास, उमलिंगा पास, जो 19,300 फीट की ऊंचाई पर है, उस पर तिरंगा फहराकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। कंचन उग्रसेंडी जी ने 7 मार्च को दिल्ली से सोलो बाइक राइड की यात्रा शुरू की थी और 32,000 किलोमीटर की दूरी 18 दुर्गम पास को पार करते हुए उमलिंगा पास तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। मैं आपको बता दूं, उमलिंगा पास का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री है। -40 डिग्री बहुत ही दुर्गम टेम्परेचर होता है और उन परिस्थितियों में सांस लेना भी बड़ा ही मुश्किल रहती है वो परिस्थितियां जो -40 डिग्री के टेम्परेचर की मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। इसके साथ ही कंचन जी एक फार्मासिस्ट भी हैं और पेंडेमिक में उन्होंने कोरोना वॉरियर की भूमिका भी निभाई है और बीआरओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो इसी के साथ हम सलाम करते हैं कंचन जी के जज्बे को, उनके हौसले को, उनकी इच्छा शक्ति को कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और उसको अचीव भी किया है। ये कहते हुए मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि आज कंचन जी हमारे साथ हैं और मैं प्राउडली वेलकम करना चाहूंगी मैम आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में। थैंक यू मैम। जी मैम, आज कंचन जी से बात करेंगे कि कैसे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और क्या क्या परिस्थितियां उनके सामने आई, क्या क्या चैलेंजेस आए। तो कंचन जी से बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। कंचन जी, आपके बचपन के बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा रहा? पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी मैडम कि आपने मुझे इनवाइट किया इस ग्रुप माय में। प्लेजर मैम। और जैसे कि मैं बिलोंग करती हूँ झारखंड से। झारखंड से एक छोटी सी गांव है जो बोलते हैं बिद्री। छोटी सी, बहुत छोटी सी गांव है, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। उसके बाद फिर मेरी वहां से अपनी स्कूलिंग स्टार्ट हुई, जितनी मेरे कॉलेज कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर मैं यहाँ दिल्ली आई। दिल्ली में अभी मैं एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर रही हूँ, एमसीडी में। तो यहाँ से बोलते हैं कि जर्नी मेरी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई थी, स्ट्रगल भी मेरा स्टार्ट हो गया था। जी फिर अगर बोला जाए तो यहाँ दिल्ली में भी मेरी एक बोलते हैं ना, एक बाइकिंग का शौक है मुझे भी। एक तो हेल्थ वर्कर हूँ, कोरोना वॉरियर तो हूँ, साथ में भी एक एक जो बोलते हैं ना बाइकिंग चलाने का कीड़ा वो मेरे अंदर है, जी तो जी। मेरी बाइकिंग का भी शौक है। अच्छा, बाइक राइड तो आप करती हैं, इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? इसके अलावा भी आपके कोई शौक है या बाइक राइडिंग का ही शौक है मैम? नहीं नहीं, वैसे आप बोला जाए कि जैसे आप भी बोलोगे कि नहीं ये कंचन तो बाइकिंग चलाती है तो उनकी शौक बहुत ही बड़ी होगी। नहीं, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, एक नॉर्मल घर घर की आई हुई हूँ लड़की। तो मुझे भी जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का भी शौक है, पेंटिंग का भी शौक है मुझे। तो जैसे एक्टिविटी मैं भी करती रहती हूँ, तो वो सब कभी है। हाउ ब्यूटीफुल मैम। आप एक फार्मासिस्ट हैं, एक हेल्थ वर्कर हैं और कोरोना में आपने इतना पैंडेमिक में आपने कोरोना वॉरियर की भूमिका निभाई है। तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए मैम। हाँ, जैसे मैं अभी यहाँ एमसीडी में जॉब कर रही हूँ एज ए फार्मासिस्ट। जैसे आपका ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था 2020 से, तो जी उस समय से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। और ऊपर से एज ए हेल्थ वर्कर हूँ, तो जो बोलते हैं ना कि हाँ सबकी सेवा करना और सबकी सेवा देना, वो सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना टफेस्ट जॉब। और मुझे जी, अच्छा भी लगता है कि बेस्ट चलो जॉब। मैं किसी की हेल्प आई या मैं किसी की हेल्प कर पाई। और मैं चाहूंगी कि मैं आगे भी। थोड़ा सा लाउड कर लेना, इसको मैं एडिट कर दूंगी बाद में। ओके।
हम लड़कियां अपनी लाइफ में बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन के साथ जीते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और फैमिली के अलग इश्यूज होते हैं कि जो भी करना है शादी के बाद करना। बाइक चलाती है लड़की, तो ऐसा कभी हुआ, मतलब पड़ोस वाले ये सब बोलते थे कि बाइक चलाती है, बाइक चलाना लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, या फिर शादी के बाद करना ये शौक लड़कियों के लिए अच्छे नहीं है, तो ये सब चीजें आई थी लाइफ में? हाँ, बोली जाए तो मेरी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक आई हूँ। पहले अगर बोला जाए तो मेरे घर पे भी अलाउ नहीं करते बाइक। जैसे मैंने पापा से भी जो बोलते हैं ना अपनी इच्छा रखी कि पापा मुझे बाइक चलानी है, तो पहले तो उन्होंने जी। मना कर दिया कि नहीं बेटा तुम्हें स्कूटी चलाना है, तुम स्कूटी चलाओ। तो नेक्स्ट दिन ही मुझे मेरे पापा ने बोले कि लो बेटा तुम स्कूटी चलाओ। तो फिर मैंने पापा से भी बहुत मतलब जो बोलते हैं ना कि पापा को भी मनाने की कोशिश की कि पापा मुझे भी चलानी है बाइक, तो उन्होंने मना कर दिया उस टाइम में। उसके बाद फिर धीरे-धीरे जैसे मैं यहाँ दिल्ली आई, फिर यहाँ जॉब करने के बाद यहाँ सेटल हुई, तो फिर जो बोलते हैं ना कि साइड बाय साइड वो कीड़ा था कि हाँ चलो एक बाइकिंग का शौक है, तो फिर मैंने यहाँ अपनी बाइक खरीदी। फिर मैंने पापा को बताई, मैंने उस समय बताई भी नहीं थी कि मैंने बाइक ले ली है। तो उसके बाद फिर पापा को भी मैंने बहुत समझाया है, तो फिर पापा भी समझ गए कि चलो इनको भी एक शौक है तो इनको अपना ड्रीम पूरा करने दीजिए। तो उसके बाद से मेरे घर से भी बहुत सपोर्ट मिली। जी मैम, इतनी कम एज में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 32,000 किलोमीटर की यात्रा आपने 25 दिन में कंप्लीट की है। तो कब ये मन में आया कि मुझे ये करना है, और कब ये इतना फर्म हुआ कि हाँ बस अब तो मुझे ये करना ही है? अ, अगर बोला जाए तो आगे भी मैं बहुत ट्रैवल की हूँ, सोलो राइड भी मैंने बहुत किया हुआ है। तो फिर यहाँ दिल्ली में भी मैंने जितने नॉर्थ इंडियन हो गए, यहाँ नैनीताल हो गए, मनाली हो गए, मतलब आपका जयपुर हो गया, तो यहाँ पर भी मैंने सोलो किया हुआ है। तो वो आइडिया था मुझे कि हाँ चलो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि सही में बोला जाए तो एक लड़की जैसे आप हाईवे में भी जाते हो, एक मैं स्टोरी बताऊंगी। हाईवे में जैसे निकलते हो तो आपको आइडिया नहीं होता है कि हाँ आप मतलब कैसे फॉलो करें, क्योंकि हाईवे का जो एक रूल है वो अलग है, और जो आप जी। यहाँ रोड में चलाते हो, जो सिटी में चलाते हो उसका रूल अलग है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक हाईवे में एक बार ट्राई किया जाए। तो हाईवे में भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, तो उसी के थ्रू से फिर मुझे भी आइडिया हुआ कि चलो मैं कर सकती हूँ। चलो मैं बाइकिंग का जो शौक है, जो एक कीड़ा है, वो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो उसी के जी। दौरान फिर ये मेरी कंटिन्यू होते गई। अच्छा, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली ये करने के लिए? क्या आपका कोई गुरु रहा है, या फिर आप आपने के खुद ही अंदर से आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे जाना है, या फिर कहीं से आपको प्रेरणा मिली? ऐसा अगर बोला जाए तो मेरे सही में एक सीनियर है, तो उन्होंने भी बहुत इंस्पिरेशन दिया। तो उन्होंने भी बोला कि अरे लड़कियां तो बाइक चला सकती है। जब मैंने प्रस्ताव रखा कि सर मुझे बाइक चलानी है, तो बोले कि अरे ये तो कोई भी लड़की चला सकती है। लेकिन मैंने बोला कि सर आप समझ जाओ कि हाँ कोई भी चला सकती है, लेकिन घर वाले नहीं समझ सकते हैं। हाँ बहुत डरते हैं कि चलो लड़की के लिए स्कूटी ही सही है। तो फिर उन्होंने बिल्कुल भी बिल्कुल। कुछ मुझे हाँ ट्रेनिंग दिया कि चलो आप चलाओ। फिर उसके बाद जैसे हाईवे में भी मैंने वहां पर भी राइड की, तो उससे मेरा एक जो बोलते हैं ना डाइवर्सन, जो एक माइंड वो चलो ओपन हो गया कि हाँ चलो लड़की भी चला सकती है। तो उसके कितना टाइम आपने लिया बाइक सीखने के लिए? मैं सही में बताऊं, मुझे पहले से इंटरेस्ट था बाइकिंग का। तो जैसे आप स्कूटी भी चलाते हो तो वो आप जल्दी पिकअप कर लोगे, वैसे ही बाइक का भी मेरा शौक था। तो सर ने भी मुझे सिखाया। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 1 घंटे में जो बोलते हैं ना अपने ट्रेनिंग फील्ड में की, उसके बाद मैंने रोड में ट्राई किया। उसके बाद मतलब डायरेक्टली मैंने हाईवे में ट्राई कर लिया, चलो एक टूर किया जाए। तो वहीं से फिर मेरी स्टार्ट हो गई। अनबिलीवेबल, मतलब मुझे खुद भी बाइक से इतना डर लगता है, इतनी हैवी होती है, और आपने 1 घंटे में बाइक सीखने के बाद और हाईवे पे भी आपने चलाना शुरू कर दिया। हाँ वो हाईवे में जो एक बोलते हैं ना रूल, तो वो रूल भी फिर मैंने देखा भी यहाँ पे। फिर मैंने सर से भी पूछे कि यहाँ का रूल कैसा है, हाईवे का चलाने का मतलब तरीका कैसा है। तो उन्होंने भी बहुत गाइड किया मुझे, और ये अभी बहुत हेल्प मतलब बोलते हैं ना कि बहुत लाइफ में एक ट्रू हेल्प की तरह मुझे अभी भी ये हो रहा है कि चलो मैं कर सकती हूँ, मतलब जी कंटिन्यू कर बिल्कुल। सकती हूँ।
अच्छा, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने से पहले गवर्नमेंट से क्या-क्या परमिशन आपको लेनी पड़ी? क्या कोई प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट आपको करना पड़ा या फिर क्या डॉक्यूमेंटेशन आपने किया? सही में अगर बताया जाए तो ऐसे जैसे मैंने भी मेंशन किया कि मैं एक कोरोना वॉरियर हूँ, एक फार्मासिस्ट हूँ। तो जैसे उस पीरियड में भी जब कोरोना का पीरियड पेंडेमिक स्टार्ट हो गई थी तो हमें जो बोलते हैं ना छुट्टी नहीं मिल रही थी उस समय। इवन संडे को भी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो मेरा माइंड भी मतलब क्या बोलेंगे डिप्रेशन की ओर जा रहा था। तो फिर मैंने भी यहाँ देखा कि फिर मुझे मन था कि लद्दाख जाने का। मतलब प्लानिंग मेरी चल रही थी। फिर बाद में फिर मैंने वहाँ जो आपके बीआरओ वाले हैं, जो बीआरओ जो रोड बनाए हैं वहाँ पे लद्दाख में, तो फिर उनका सर को मैंने अपना प्रोजेक्ट वहाँ सबमिट किया। फिर सर ने भी पर्सनली मुझे फिर बुलाया, फिर आपको पूछे कि बेटा चलो आपको क्या इच्छा है। फिर उन्होंने भी मेरा प्रोजेक्ट पढ़ा। फिर फिर मैंने भी अपना सबमिट किया प्रोजेक्ट, फिर वहां से भी अप्रूव हो गया। सही में बोलूंगी लकीली सारा कुछ मेरे साथ होने लगा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो वहां पर भी लकीली मेरा अप्रूव हो गया। तो उसके बाद से मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई कि चलो कितना मैं टाइम आगे भी कुछ कर जी, सकती हूँ। कितना टाइम आपको लगा ये सब प्रोजेक्ट सबमिट करने में और इस काम में कितना समय लगा मैम आप? ये अगर मैं बताया जाए तो ये मुझे 3 to 4 months लग गया ये सबमिट करने में। सारा कुछ मतलब हाँ डिटेल जो कलेक्शन करने में, मतलब सारा कुछ स्टडी करके मैं गई थी, क्योंकि लद्दाख भी मेरे लिए एक न्यू था, न्यू प्लेस था जो मुझे एक्सप्लोर करना था। तो जो बोलते हैं ना वो विश्वास मेरे ऊपर भी उन्होंने रखा, बीआरओ वाले ने, आर्मी वालों ने रखा कि चलो एक देश की बेटी जा रही है तो वो एक नाम ऊंचा करके आएगी। तो वो मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हाँ चलो ये कुछ अच्छा करके आएगी करके। जी, जब आप दिल्ली से निकली उमलिंगा पास के लिए तो क्या कहीं पर कोई ऐसा मोमेंट आया जब इस जर्नी को आपने स्टार्ट किया? क्योंकि ये बहुत लंबी यात्रा है, 25 दिन तक आपने सोलो बाइक राइड किया है। तो और वैसे भी परिस्थितियां बीच-बीच में इतनी दुर्गम है, 18 पास बिल्कुल भी इजी नहीं है अगर कोई वहां पे गया हो घूमने पहले जो जानता है उस जगह के बारे में। तो कहीं पर इस जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट आया जब बहुत घबराहट हुई हो, बहुत डर लगा हो कि गिव अप करने का मन किया हो कि नहीं मैंने ये क्यों स्टार्ट कर दिया है? कहीं पर कोई ऐसा मोमेंट आया? सही में बताया जाए तो मुझे भी डर लगा था जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी यहाँ दिल्ली से। तो ऐसे मेरी स्टार्ट यहाँ बीआरओ हेडक्वार्टर से हुई थी जिस दिन राजनाथ सिंह आए थे डिफेंस मिनिस्टर। तो उस जो बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी इतनी मतलब आ गई थी कि चलो ये लड़की जो बोलते हैं ना मेरी देश की बेटी वो कुछ अच्छा करके आएगी। तो वो चीज मेरे मन में भी डर था कि मैं वो कर पाऊंगी कि नहीं। और ऊपर से घर से भी कुछ हेल्प भी आ रहे थे, लेकिन वो लोग भी डर रहे थे कि चलो मेरी बेटी एक अच्छा काम करके आएगी, एक अच्छा मतलब अचीव करके आएगी। उसके बाद से जब मेरी दिल्ली से ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो जैसे जैसे जर्नी स्टार्ट हुई तो वो जो बोलते हैं ना कि बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई। गाड़ी भी मतलब बीच में खराब हो रही थी, तो उसके लिए भी रिपेयरिंग के लिए भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो लेकिन सही में अगर बोला जाए तो वहाँ के लोकल ने भी बहुत हेल्प किया मुझे। और साथ साथ में जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आगे तो ऊपर एल्टीट्यूड भी आपका इंक्रीज होते जाता है। तो ऑक्सीजन लेवल भी वहाँ बहुत मतलब क्या बोलेंगे कि आप मेंटेन करने में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो कामनेस भी आपको रखना है कि वो हड़बड़ाना जो बोलते हैं ना वो भी आपको एकदम मतलब मेंटल प्रिपेयर करके जाना है कि चलो हाँ मुझे वो अचीव करना है। तो धीरे धीरे करके आप जैसे अपना पड़ाव आप बढ़ाते रहोगे, जैसे आप बढ़ते रहोगे धीरे धीरे, तो वो चीज कामनेस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट तक आपको वो गोल अचीव करना ही है। और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे ऊपर, तो मैं तो थैंक यू बोलूंगी कि बीआरओ वाले ने भी, जो जितने टीम है वहाँ के, और सर ने भी बहुत हेल्प किया मुझे। तो मैं तो सल्यूट करूंगी जितने भी बीआरओ वाले टीम है, आर्मी वाले टीम है, सबको मैं सल्यूट करूंगी। जी मैम। उमलिंगा पास एक बहुत ही दुर्गम एरिया है, जैसे आपने बताया कि वहाँ की परिस्थितियां जो है थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होती रहती हैं। तो क्या इस बीच में कोई हेल्थ इशू भी आपको आया था? हेल्थ चैलेंज भी आपने फेस किया?
हाँ, जैसे-जैसे मैं बता रही थी कि एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होती है, आपका 15,000 से जब से इंक्रीज़ होते रहेगा, तो वो ऑक्सीजन लेवल आपको फ़ील होते रहेगा कि हाँ, चलो ऑक्सीजन लेवल वो कम पड़ रही है। तो उसी बीच में मेरी भी थोड़ी हेल्थ इश्यू हो गई थी, लेकिन ये था कि मैं गवर्नमेंट के अंदर थी, मतलब गवर्नमेंट के अंदर मॉनिटरिंग में थी मैं। तो वो भी मतलब डे बाय डे मेरा जितने हेल्थ इश्यू थे, वो भी डाटा लोग कलेक्ट कर रहे थे कि चलो मैडम सही सलामत ये अपना अचीव कर ले। बीच में ले पहुंची थी, वहां पर भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। फिर जैसे मैं आपका नीचे चुमाथांग से सॉरी वो आपका ये हो गया हनले हनले जैसे वहां मैं सामने पहुंचते गई, तो वहां पर भी मुझे बहुत इश्यू हो गई थी, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था मेरा। मतलब जैसे जैसे आप बोलते जाओ कि गोल आप अचीव करते जाओगे, उसी समय मुझे डर भी था कि चलो भगवान सब कुछ सही हो जाए, एक लास्ट मुकाम पे पहुंची हूँ तो सब कुछ मतलब अच्छा से निकल जाए। तो सही में भगवान ने बहुत साथ दिया। ऊपर से जितने भी मेरे बीआरओ वाले टीम थे, सर ने भी, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, तो आज मैं यहाँ पे इस मुकाम पे हूँ, सही में बोला जाए तो। जी, लगातार आपकी मॉनिटरिंग हो रही थी, लगातार आपको ट्रैक किया जा रहा था। जी, हाँ, मैं मतलब एक मॉनिटरिंग में थी कि चलो मैडम सही सलामत वहां तक पहुंच जाए। आज गूगल पर, न्यूज़ में, प्रिंट मीडिया में हर तरफ आपकी बातें हो रही हैं। आप कैसे आप एकदम मतलब 25 डेज़ पहले आप एक आम लड़की थी, 25 डेज़ की इस जर्नी के बाद आप एकदम खास लड़की बन गई हैं। हर कोई आपसे मिलना चाहता है, इंट्रोड्यूस करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपकी जर्नी को जानना चाहता है। तो अभी कैसा लगता है मैम? क्या कुछ चेंज हुआ है कि हाँ मतलब अब ये फीलिंग आती है कि हाँ पहले मैं आम लड़की थी, अभी मैं बहुत खास हो गई हूँ? लेकिन आप सही में बताया जाए, मैं अभी भी अपने आप को आम ही लड़की समझती हूँ, क्योंकि जब ये कोई आम लड़की, एक नॉर्मल लड़की जब ये अचीव करती है, तो उनके मन में भी बहुत डर रहता है कि वो नहीं सोचती है कि हाँ चलो सोसाइटी के बारे में क्या सोचेगी। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। जब लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां भी कर सकती है। वो जो बोलते हैं ना, स्ट्रगल वाला जी, पीरियड भी मेरा बहुत चला है, तो वो चीज फेस करके आप, अगर चैलेंजेस आती हैं तो आप उसे फेस करो, तो वो आपको पता चलता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। तो आज मैं हूँ तो अपने जितने भी जो बोलते हैं ना चैलेंजेस फेस करके मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मैं तो बहुत प्राउड फील करूंगी कि मैं आज मैं यहाँ पे हूँ, वो भी अपनी मेहनत की, जो बोलते हैं ना हार्डवर्क के थ्रू मैं आज यहाँ आई हूँ। हार्ड वर्क जो आपने किया है उससे पूरा इंडिया को आप पर प्राउड है। आज आप इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। आगे लाइफ में क्या प्लान्स हैं मैम? अभी तो वैसे बहुत प्लान है, मतलब अगर बोला जाए तो मेरे बकेट लिस्ट में भी अभी बहुत सारे हैं। अभी नेक्स्ट मैं गंगा यात्रा में करने वाली हूँ, जो आपका जी, गंगोत्री से ओरिजिन होके आपका बंगाल में जो खत्म होती है गंगा सागर, तो वहाँ ये वाला एक ट्रिप मेरा भी है। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रिप भी अभी डिस्कशन में चल ही रहा है, तो वो बीआरओ साइड से भी वहां से ऑर्गेनाइज होने वाला है ये। तो अभी बहुत जी, सारे टूर हैं जो अभी मेरी अभी कंटिन्यू मैं करना चाहूंगी वो चीज, और मतलब बोलते हैं ना कि देश को भी रिप्रेजेंट मैं करना चाहूंगी, इंडिया को। जी। बहुत हिम्मत मिलती है आपकी बातें सुन के। इतनी हिम्मत कहाँ से लेके आते हो आप? एक एज ए गर्ल बहुत सारे डर हमारे चारों तरफ होते हैं। हमारी सोसाइटी अभी भी इतना सेफ फील नहीं कर सकते हैं। हम लड़की अपने घर से निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन आपने दिल्ली से लेके और उमलिंगा पास तक इतनी यात्रा अकेले की है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और उसके लिए मैं आपको दिल से हैट्स ऑफ करती हूँ मैम। थैंक यू मैम। आप इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे विमन को? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लड़कियां किसी से कम नहीं है, और जो लड़कियां जी, अपना ड्रीम पूरा करना चाहती है, मैं बोलूंगी ऑब्वियसली वो लोग करें। अब जो बोलते हैं ना, सबकी छोटी छोटी एक ड्रीम होती है, एक सपने होते हैं कि हाँ वो भी कुछ करें। जैसे अगर जिसे कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कुकिंग में अपना करियर बनाए, या कहीं स्टिचिंग में करना है, या कहीं और स्पोर्ट्स में भी, जैसे अभी ओलंपिक भी चल रहा है तो बहुत लड़कियां भी पार्टिसिपेट करती है। तो वो चीज भी आप पार्टिसिपेट भी करते रहो, अपने आप को मोटिवेट भी करते रहो, और ऊपर से घर वाले, मेन क्या है कि फैमिली मेंबर का भी, उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है।
तो फैमिली मेंबर अगर साथ हो, आपकी मेहनत हो, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो मतलब लड़कियों को अपना ड्रीम तो पूरा करना ही है। मतलब वो मत सोचे कि हाँ चलो हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है। जी मैम, आपकी जर्नी को सुन के तो मैं इतनी इंस्पायर हुई हूँ, और आपकी बातें सुन के तो आपने इस मिथ को चेंज ही कर दिया है कि लड़की क्या नहीं कर सकती है। अब लोग ये नहीं पूछेंगे कि लड़कियां क्या नहीं कर सकती है। जो भी आपकी जर्नी के बारे में सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तो यही एक क्वेश्चन आता है कि क्या क्या नहीं कर सकती है। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो। और कभी कभी चीजें अपने तरीके से नहीं चलती हैं, लेकिन फिर भी उन सारी सिचुएशन से डील करके लड़की के लिए कोई भी चीज आसान नहीं होती। और लड़की का स्ट्रगल जितना होता है उससे डबल लड़की का होता है। वो एक अलग लेवल पे स्ट्रगल कर रही होती है अपनी जर्नी के लिए भी और अपनी फैमिली के साथ भी, क्योंकि फैमिली वाले बाद में सपोर्टिव हो सकते हैं, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में उनसे बात करते हो कि मुझे ये करना है, तो बहुत कम लोग सामने आते हैं फैमिली से। अब तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, बहुत कम फैमिली वाले होते हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं कि नहीं, अगर आपको ये करना है तो हम आपके साथ खड़े हैं। यही एक क्वेश्चन, मतलब यही ज्यादातर आंसर मिलता है कि नहीं, शादी के बाद करना। लड़की की सेफ्टी की चिंता रहती है उनको, और लड़की को सिक्योर, एक अजीब सी सिक्योरिटी वो लोग देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं, जब तक हमारे पास है सेफ और सिक्योर रहे, शादी के बाद फिर कुछ भी करे। लेकिन आपने अपनी लाइफ को खुद अपने तरीके से डिजाइन किया है, अपने डिसीजन आपने लिए हैं, और अपने ये जो फर्म आपने कर लिया अपने माइंड में कि नहीं, मुझे ये करना है, शादी से पहले करना है, मैं इस चीज का वेट नहीं करूंगी। तो ये बहुत इंस्पिरेशनल है, हर लड़की के लिए बहुत मोटिवेशनल है। और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने अपना टाइम दिया और आप यहाँ पर आए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी, उसके लिए बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट में मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे कि आपके पापा ने बोला था जैसे आपसे कि स्कूटी चलानी है, बाइक नहीं चलानी है, तो अब उनका रिएक्शन क्या आता है जब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सही में बताया जाए तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी बेटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। जब मैं वहां पहुंची, पहुंचने के बाद वहां नेटवर्क की बहुत इश्यू चल रही थी। घर से भी मतलब कांटेक्ट एकदम नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट किया सैटेलाइट फोन से, फिर मैंने घर पे बात की। फिर मैंने पापा को भी, मम्मी थी, ब्रदर भी थे मेरे साथ, तो उनसे बोला कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब जो बोलते हैं ना अचीव कर लिया है। तो उन्हें तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, उनका रिएक्शन मतलब देखा जाए तो वो बोलते हैं ना कि खुशी बयान नहीं कर पा रहे थे। पहले तो उनको डाउट था कि नहीं मेरी बेटी नहीं कर पाएगी, और जब मैंने ये अचीव कर लिया तो वो बहुत खुश हुए। तो अभी भी वो बोलते हैं कि हाँ लड़कियां किसी से कम नहीं है। मेरे जी। पापा तो अभी वही बोलते हैं। ये हमारे सबके पापा एक जैसे ही होते हैं कि जब हम लोग अचीव कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स सब प्राउड होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उतने बोल्ड ऑप्शन वो नहीं दे सकते हैं कि नहीं बाइक चलाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भरोसा नहीं होता कि लड़कियां ये कर सकती हैं। लेकिन आपने वो प्रूफ कर दिया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो अभी आपके पापा बहुत खुश हैं। हाँ अभी तो बहुत खुश है ये। अच्छा, जब आप उमलिंगा पास पर पहुंची, जब आपने जिस पॉइंट तक आपको पहुंचना था, लास्ट पॉइंट पर आप जब वहां जाके खड़ी हुई और बीआरओ के बिहाफ पे आपने वहां पे फ्लैग सेरेमनी भी की, तो वहां का माहौल कैसा था? उस एक्सपीरियंस को, उस फीलिंग को, उस मोमेंट को शेयर करिए। मैं कैसा आपको लग रहा था वहां पे जब पूरी जर्नी आप कंप्लीट कर चुकी थी? जैसे जैसे मेरे गोल्स मतलब पास आती जा रही थी, तो मुझे खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा था कि हाँ चलो मैं कर पाऊंगी कि नहीं। एक होता है ना कि गोल इतने सामने होते हुए भी मतलब मन में बहुत कुछ चलते रहता है। तो जैसे फिर वहां मतलब फ्लैग सेरेमनी वहां होने वाली थी, और जितने बियाडो वाले टीम थे उनके बिहाफ से जितने कुछ भी मतलब वहां लोकल के भी बहुत लोग थे, तो उन्होंने बहुत स्वागत किया मुझे। ऐसे जैसे वहाँ लोकल वाले लेह लद्दाख के जो लोकल ट्रेडिशनल वाले होते हैं, तो उन्होंने भी मुझे वहाँ जी। स्वागत किया। ऊपर से वहाँ जितने बियाडो वाले टीम थे, वहाँ सर भी थे वहाँ पे जो कर्नल सर थे, तो वो तो इतना ज्यादा इंस्पायर हुए। वो बोले कि बेटा आज तो तुमने भारत का नहीं पूरा वर्ल्ड में अपना नाम मतलब
ऊंचा कर दिया है। तो वो बहुत खुश हुए, मुझे गले भी लगाया, बोले कि बेटा तुम ऐसे ही अपना, जो बोलते हैं ना, उन्नति की सीढ़ी वैसे ही चढ़ते रहना, और अब हमारा ही नहीं देश का नाम भी रोशन करते रहना। और वहां जी पहुंच के मुझे बहुत खुशी भी हुई कि चलो, मैंने फ्लैग सेरेमनी में जैसे इंडिया के साइड से मैंने अपना रिप्रेजेंट किया था, तो मुझे सौभाग्य मिला कि हाँ चलो मैं भी वहाँ अपनी जो खुशी बयान करूँ। वहां पर भी जैसे पहुंचने के बाद भी सर से भी मेरी बात हुई, डीजीबीआर सर से भी मेरी बात हुई कि चलो बेटा आप सही सलामत पहुंच गए। तो वो चीज खुशी मैं बयान नहीं कर सकती, मतलब वर्ड्स ही नहीं है वहां पहुंचने के जी बाद। बिल्कुल, वो एक अनफॉरगेटेबल फीलिंग वो एक बन जाती है कि ये लाइफ में दोबारा पता नहीं कभी आएगा या नहीं, लेकिन वो एक मोमेंट जो वक्त थम जाता है वहीं पर, जब हम अपनी जब आप अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे होते हैं, जब आपने अपने हार्ड वर्क से जो कुछ पाया है, तो वो एक अलग ही फीलिंग, अलग ही एक एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, वहां वहां का एरिया काफी दुर्गम है, जहाँ पे नॉर्मल बंदे को जाने की परमिशन भी नहीं मिलती, तो आप वहां तक कैसे पहुंचे? क्योंकि वो एक सिक्योरिटी एरिया है जहां पर कोई भी नहीं जा सकता है, तो उसकी परमिशन स्पेशली लेनी पड़ी आपको? जैसे बोला जाए तो मैंने जैसे अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया, उसके बाद यहाँ बीआरओ के जो हेडक्वार्टर है वहाँ डीजीबीआर सर राजीव चौधरी सर है, उन्होंने भी अप्रूव किया। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी वहां भी सबमिट किया। तो बोले कि चलो ये लड़की को इंटरेस्ट है जाने के लिए। तो एक तरफ से मुझे भी इंडिविजुअली पूछा गया कि हाँ चलो बेटा आप कहाँ से हो, क्या जॉब करते हो, कहाँ आपका घर है, तो सारा कुछ उन्होंने अप्रूव करने के बाद ही फिर मैं ये अचीव की, मतलब एक्सपेक्टेशन के लिए उन्होंने अप्रूव करा दिया। तो जैसे जैसे फिर वहां मैं पहुंचती गई, तो आपने देखा भी होगा बीच में न्यूज में भी आ रहा था, मैं भी वही ऑलमोस्ट अपना जो बोलते हैं ना गोल अचीव करना ही था मुझे। 2-3 दिन में मेरे पास टाइम था, तो उस समय राजनाथ सिंह भी आए थे, वो भी अपने इनोग्रेशन के लिए आए थे। तो वो अनफॉर्चुनेटली मैं सर से मिल नहीं पाए, तो ये शायद मेरा सेकंड टाइम होता है जो सर के साथ मतलब पिक होता मेरा। तो उसके जी बाद फिर मैंने यहाँ सर से भी बात की, वहाँ जो आर्मी के भी थे, तो सर को भी मैंने कन्विंस किया कि सर वहाँ राजनाथ सिंह भी आए हुए हैं, प्लीज मुझे मिला दीजिए सर से। तो जी उन्होंने भी बोला कि मैडम मिला तो देते हैं, लेकिन अभी डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, वहाँ कवर करने में तो टाइम लग जाता है। तो उसके बाद जैसे जैसे मेरा गोल सामने आया, टेम्परेचर भी वहाँ का अगर एक एक मिनट में चेंज होता है। वेदर अगर बोला जाए, रात में कभी हवा चलती है, कभी धूप होती है, तो वेदर का कुछ मतलब मौसम का कुछ पता ही नहीं है कि वहाँ कब कैसा मौसम होगा। मतलब इतने कंडीशन, मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद ये अचीव करना, बोलने से तो मैं बहुत प्राउड फील करूंगी कि मैंने ये अचीव किया। जी मैम, इसी के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ कि आपने अपना टाइम दिया और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि हम लोग ऐसे ही रियल सक्सेस स्टोरीज लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे एक और नई रियल सक्सेस स्टोरी के साथ। और कंचन जी से अब प्राउडली विदा लेते हैं, उन्होंने भारत को इतना सम्मान दिया है, भारत की बेटी कहकर उनको संबोधित किया जाता है, वो आज हमारे साथ थी। तो ये हार्टली मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ बातें कर पा रही हूँ, ये प्लेटफॉर्म में शेयर कर पा रही हूँ उनके साथ। तो कंचन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आपसे भी हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ को जीते रहिए, कभी गिव अप नहीं करें, खुश रहें।